चलिए जानते हैं भारत के हर जिले और हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का मंगलवार तड़के 6 जनवरी 2026 को पुणे में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री रह चुके थे और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। पुणे से कई बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले कलमाड़ी राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रशासन में लंबे समय तक सक्रिय रहे। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में जिम के स्वामित्व को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 52 वर्षीय कारोबारी, उनकी पत्नी और बेटे पर एक समूह ने हमला किया। वायरल वीडियो में हमलावरों द्वारा कारोबारी के 26 वर्षीय बेटे को घर से घसीटकर बाहर लाने, सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और बेरहमी से पीटने के दृश्य सामने आए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कार्यकर्ता उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि उनके और शर्जील इमाम के खिलाफ पर्याप्त सामग्री मौजूद है। 5 वर्षों से जेल में बंद खालिद ने अन्य सह आरोपियों को राहत मिलने पर संतोष जताया, जबकि परिवार ने फैसले पर निराशा व्यक्त की। पूर्व वेनेजुएला नेता निकोलस मदुरो 5 जनवरी 2026 को अमेरिका की एक संघीय अदालत में पेश हुए, जहां उन पर मादक पदार्थ तस्करी के आरोप लगे। मदुरो और उनकी पत्नी ने खुद को निर्दोष बताया और गिरफ्तारी को अपहरण करार दिया। इस कार्रवाई से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बहस हुई और रूस व चीन ने कड़ी आलोचना की। अजमेर शरीफ दरगाह में चादर चढ़ाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने इसे गैर न्यायिक विषय बताते हुए याचिकाकर्ताओं को लंबित सिविल मुकदमे में राहत लेने की सलाह दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिका खारिज होने से संबंधित सिविल कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी ने रूसी कच्चे तेल का आयात रोक दिया है। पिछले 3 सप्ताह से कोई आपूर्ति नहीं हुई और जनवरी 2026 में भी आयात की संभावना नहीं है। ये कदम अमेरिकी दबाव और शुल्क वृद्धि के बीच उठाया गया है। हालांकि नवंबर 2025 में भारत का कुल रूसी तेल आयात 6 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचा था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 विश्व कप के लिए भारत आने को लेकर सुरक्षा चिंताएं जाहिर की हैं। बोर्ड ने आईसीसी से अपने मैच किसी अन्य स्थान पर कराने का औपचारिक अनुरोध किया है। ये फैसला भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव और हालिया हिंसक घटनाओं के बाद लिया गया, जबकि टीम को कोलकाता और मुंबई में मैच खेलने थे। भारत ने 1 जनवरी 2026 से चीनी व्यापार प्रवेशियों के लिए नया ई-प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा शुरू किया है। ये वीजा उपकरण स्थापना, गुणवत्ता जांच और प्रशिक्षण जैसे कार्यों के लिए 6 महीने तक ठहरने की अनुमति देता है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इसे भारत चीन संबंधों में सुधार की दिशा में एक व्यावहारिक कदम माना जा रहा है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका को टैरिफ के माध्यम से $600 अरब से अधिक की आय होगी। उन्होंने कहा कि इससे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। ट्रंप ने मीडिया पर आरोप लगाया कि वो इस तथ्य को नजरअंदाज कर रहा है और भारत सहित कई देशों पर लगाए गए टैरिफ का बचाव किया। ईरान में आर्थिक मुद्दों को लेकर फैले विरोध प्रदर्शनों के बीच न्यायपालिका प्रमुख ने दंगाइयों के खिलाफ सख्ती का ऐलान किया है। 25 प्रांतों में फैले प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 12 लोगों की मौत हुई है। सरकार आर्थिक मांगों पर नरमी दिखा रही है, लेकिन हिंसा को लेकर कड़ा रुख अपनाया गया है और कई विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। तिरुपरंकुंद्रम सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर से जुड़े विवाद पर मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई पीठ 6 जनवरी 2026 को अपना फैसला सुनाएगी। मामला कार्तिकेय दीपम जलाने और संथानकुडु उरूस में प्रतिभागियों की संख्या से जुड़ा है। राज्य सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच पत्थर के स्तंभ की प्रकृति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने आपसी व्यापार बहाल करने के लिए 13 सदस्यीय संयुक्त समिति बनाने पर सहमति जताई है। ये समिति सीमा बंद होने से उत्पन्न व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के लिए रोड मैप तैयार करेगी। दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों ने इस पहल का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे टॉरखम जैसे प्रमुख व्यापार मार्ग फिर से खुल सकेंगे। अमेरिकी अधिकारियों ने तेल कंपनियों को बताया है कि वेनेजुएला में वर्षों पहले अधिग्रहित परिसंपत्तियों के मुआवजे के लिए वहां नए सिरे से बड़ा निवेश करना आवश्यक होगा। कॉनोकोफिलिप्स और एक्सन मोबिल जैसी कंपनियों को राजनीतिक अस्थिरता और कमजोर ढांचागत हालात जैसे जोखिमों का आकलन करना पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि निवेश के बावजूद उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी में कई साल लग सकते हैं।